हेलो नमस्कार। 9 बजे के इस प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश एक्सप्रेसवे और पीईबी का नाम बदलने समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पीईबी का नया नाम है ये, जो बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल किया गया है। अब ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। इसके साथ ही नर्मदा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसे भारतमाला परियोजना के तहत लिए जाने का प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया है। इसमें प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों को जोड़ा जाएगा। इसमें लंबाई 906 किलोमीटर होगी। ये मार्ग मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात तक जाएगा। इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों में मंजूरी भी मिली है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। अब ये जीएडी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति आज कैबिनेट के लिए दी गई है, जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको लिए जाने का प्रस्ताव पारित करके भेजा है केंद्र को। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और मध्य प्रदेश के विकास में ग्रोथ का इंजन साबित होगा। जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तकनीकी शिक्षा विभाग का ही रोजगार निर्माण बोर्ड में उपाध्यक्ष के पद को अशासकीय व्यक्ति को दिए जाने का आज तय किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर में 2 नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए शैक्षणिक 24 पदों के लिए, सहायक अमले के 14 पदों के लिए मंजूरी और 349.40 लाख रुपए की भी स्वीकृति आज प्रदान की है। इसी विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में से 10 से 30 वर्ष पूर्व समय पर आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों के 181 पदों को स्वीकृति आज दी है। फराज खान जो घुड़सवार हैं हमारे 19वें एशियन गेम के, उनकी प्रशिक्षण की और तैयारी के लिए 50 लाख रुपए आज फराज खान को देने का, विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए देने का तय किया है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त 2 चीजें भी खूब चर्चा में हैं। एक तो अगस्त में संगठन में बदलाव होने वाला है या नहीं, चुनाव से नया अध्यक्ष भी चुना जाएगा या नहीं। दूसरा ये कि कांग्रेस की बैठक में दिग्विजय सिंह और अरुण यादव आए क्यों नहीं। हालांकि दिग्विजय सिंह किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बहस इस वक्त गर्म है। पार्टी में दिख रही अनबन। अगस्त में नया होगा संगठन। कांग्रेस में नए कलेबर पर बहस। शत्रपों को कैसे करेंगे मैनेज। इन दिनों कांग्रेस में इन चेहरों की चर्चा ज्यादा हो रही है। एक तरफ नए अध्यक्ष को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बैठक में दिग्विजय सिंह और अरुण यादव की गैर मौजूदगी को कलह का नाम भी दिया जा रहा है। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया भी आ गई है, लेकिन उसका भी विश्लेषण कर यही कहा जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। आपको मालूम है बैठक किसकी थी? जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक थी। ना अरुण भाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना मैं हूं। ये तो मीडिया और भाजपा मिलकर ये अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी दृढ़ता से आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। ना पहले गुटबाजी थी, ना आज। वैसे इस कथित अनबन के बीच ये भी चर्चा तेज है कि अगस्त में कांग्रेस में बदलाव होंगे। अगस्त में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसके लिए कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष, जिला और ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष और प्राइमरी कमेटी के चुनाव होंगे, जिसमें पीसीसी मेंबर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। प्रदेश कमेटी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अध्यक्ष और प्राइमरी यूनिट के लिए एक डेट रखा है एआईसीसी की तरफ से, जो नोटिफिकेशन हुआ 21 जुलाई से 20 अगस्त तक
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। उधर कांग्रेस में बदलाव को लेकर बीजेपी का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। एक बात तो तय है कि कांग्रेस में इन दोनों पदों पर कमलनाथ जी का बने रहना संभव नहीं है। इसके पीछे षड्यंत्र भी गहरे हो चले हैं। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी न केवल घेराबंदी करने अलग अलग नेताओं से जुगलबंदी कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी केंद्रीय नेतृत्व के सामने कमलनाथ जी को बौना साबित करने पर लगे हुए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में भले संगठन के अहम पदों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पार्टी में महसूस हो रही अनबन भी एक बड़ा सवाल है। भले नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हों, लेकिन सवाल गहरे होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इस बार एक नेता एक पद का फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम हो चला है। कमलनाथ ने कठोर कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब जिलाध्यक्षों के कामों की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिलाध्यक्षों को दो टूक कहा है। कमलनाथ की सख्ती हिदायत है या फिर एक डर? काम नहीं करने वाले जिलाध्यक्षों को पद छोड़ना पड़ेगा, वहीं काम करने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। ये बात भी आज कही गई। इसकी जानकारी कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने देते हुए कहा कि 2023 से पहले संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है कि जो दायित्व उनको सौंपा गया है उस दायित्व को पूरी तरह निभाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे 25 तारीख तक हमको मंडलम सेक्टर के संबंध में या दूसरे हमारे निर्देश उनको पालन करना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जो किसी कारण से, अपने स्वास्थ्य के कारण से, व्यस्तता के कारण से, पारिवारिक कारणों से काम नहीं करना चाहे तो वो छोड़ दें। तो हम इसको इस रूप में मानते हैं कि पार्टी में डिसिप्लिन के नाते जो उन्होंने निर्देश दिए हैं उसका पालन सब लोगों को करना चाहिए। तो यदि कोई किसी कारण से व्यस्त है, पारिवारिक कारणों से, स्वास्थ्य के कारण से, तो उसको इशारा है कि भाई अगर वो नहीं करना चाहे तो पद छोड़ दे। तो इसमें कोई अनुचित नहीं, उचित है। और शराबबंदी को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने शराबबंदी को लेकर कहा है कि शराबबंदी करना अब व्यावहारिक होगा, क्योंकि शराबबंदी से आम जनता का नहीं बल्कि शराब माफियाओं का भला होगा। शराब माफिया से, इधर शराबबंदी से शराब माफिया अफसर और नेताओं का भला होता है। उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर के कहने से क्या होता है? सरकार प्रदेश में अगर शराबबंदी करना चाहती है तो करे, कौन रोक रहा है? जिस पार्टी की सरकार है वो करे, क्यों कौन रोक रहा है? मेरा तो इसमें स्पष्ट मत है कि शराबबंदी जो है ये अव्यवहारिक है। और हमारी नीति आज भी चली आ रही है कि जिस मोहल्ले में 50% से महिलाएं दुकान को बंद करना चाहते हैं वो आवेदन दे दें, वहाँ की दुकान तत्काल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि गुजरात में शराबबंदी चली हुई है। सबसे आसान जो ब्रांड चाहते हो वो आपके घर में 10 मिनट में पहुँच जाती है, और उसमें केवल पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट और नेताओं का भला होता है, जनता का कोई भला नहीं होता। और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आरोप पर विधायक सचिन बिरला ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बिकने का आरोप दिग्विजय सिंह ने मुझ पर लगाया है, यदि वो सही कह रहे हैं तो नर्मदा का जल उठाकर बोले, नहीं तो मैं नर्मदा जल उठाकर इस बिकने वाले आरोप को निराधार साबित करता हूं। आपको बता दें कि गुरुवार को दिग्विजय सिंह बढ़वा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सचिन बिरला पर बिकने का आरोप लगाया था। मैं जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, उसी दिन सभी चैनल्स को बताया था कि भाई जिसको भी तकलीफ हो, माँ नर्मदा बहुत पास में है, अगर मैंने रुपए लिए तो आ जाए, या मैं चले जाता हूँ, पानी उठा लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और माँ का आशीर्वाद भी उन लोगों को मिल जाएगा जो ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब बात दिल्ली की, जहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एयर इंडिया आगे आई है। 22 फरवरी से ये उड़ानें शुरू करेगी। 22, 24 और 26 फरवरी को स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन के बोरिस्लाव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट जाएंगी। बोरिस्लाव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट होंगी। 256 सीटों वाले प्लेन भेजे जाएंगे।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वहीं इंदौर के छात्रों की वतन वापसी के लिए मंत्री तुलसी सिलावट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की है, जिस पर सिंधिया ने विमान के यूक्रेन भेजे जाने की बात कही है और कहा है कि सभी की सुरक्षित वतन वापसी कराई जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं, जिनमें इंदौर के 60 छात्र भी शामिल हैं। जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, हमारे चाहे मध्य प्रदेश के हों, इंदौर के विद्यार्थी हो, देश के, ऐसी परिस्थितियों में उनका वहां रहना उचित नहीं है। आज सुबह मैंने केंद्रीय मंत्री परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से चर्चा की, विस्तृत रूप से उन्होंने बात की। उनका कहना है कि उस देश के अंदर जो विद्यार्थी फंसे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम सुरक्षित हमारे देश और मध्य प्रदेश और इंदौर लाएं। विमान से लेकर उसके साथ जो भी सुविधा लगेगी, देश की सरकार पूरा दायित्व है, वो पूरा उसका निर्वाह करेगी। इन विद्यार्थियों को सुरक्षित लाना हमारे देश में हमारी जिम्मेदारी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब आपने इतने आरोपियों को मौत की सजा सुनाते हुए देखा होगा। कोर्ट ने 11 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए के तहत दोषी पाया था। इनमें से एक दोषी अयाज सैयद को सरकारी गवाह बनने के बाद बरी किया गया। 29 अन्य लोग सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल धमाकों में 56 बेगुनाहों की जान गई थी। इसके बाद गुजरात की सूरत पुलिस ने 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के कई इलाकों में और 29 बम बरामद किए थे। जांच में पता चला था कि गलत सर्किट और डेटोनेटर की वजह से इन बमों में विस्फोट नहीं हो पाया था। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए गए संगठन सिमी के लोगों ने ये ब्लास्ट किए थे। पुलिस का ये मानना था कि 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में ये धमाके हुए हैं। ब्लास्ट में शामिल 8 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी यासीन भटकल पर पुलिस नए सिरे से केस चलाने की तैयारी में है। इन धमाकों का मास्टरमाइंड यासीन भटकल दिल्ली की जेल में है, जबकि अब्दुल सुभान और तौकीर कोचीन की जेल में बंद है। आज टोटल 38 एक्यूज को ऑनरेबल द डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। आज रोज नामदार डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट कोर्ट श्री AR पटेल साहेबे कुल 38 आरोपीઓને મૃત્યુદંડની સજા કરેલી છે અને 11 આરોપીઓને लाइफ टाइम की सजा करेली है। और इधर रायपुर से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को यह पत्र लिखा गया है। बिलासपुर एयरपोर्ट की मांगों को लेकर जवाब दिया है। 4C श्रेणी एयरपोर्ट बनाने को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक अध्ययन करके राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने मांगों को लेकर मंत्री सिंधिया को पत्र लिखा था। इधर बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा को जन सुनवाई को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध करना और प्रदर्शन करना भारी पड़ गया है। घटना के बाद बलौदाबाजार सिटी कोतवाली थाने में विधायक प्रमोद शर्मा सहित 16 लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज की गई है। साथ ही 100 से 150 दूसरे लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसको लेकर विधायक ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। और मेरे साथी लोग, जनप्रतिनिधि लोग, हम लोग गए थे विरोध प्रकट करने के लिए। तो हम लोग को प्लांट और प्रशासन की मिलीभगत से हम लोग को गिरफ्तार कर दिया गया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि युवा बेरोजगार को 90% आप आरक्षण दीजिए। वहां का जल स्तर जो गिर रहा है उसके लिए कंपनी क्या भूमिका लेगी, ये आप स्पष्ट कीजिए। हमारे साथियों के ऊपर नॉन अवेलेबल धारा, जैसे कि कोई आतंकवादी हो, क्या इस क्षेत्र में अपनी बात रखना गुनाह है? मैं पूरी तरीके से इस जन सुनवाई का विरोध करता हूं और आगे भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। इस संबंध में जो रायपुर से ड्यूटी आरक्षक आए थे, उनमें 7-8 आरक्षकों को कुछ चोटें आई थी। तो उसी आधार पर रायपुर के ही आरक्षक के आवेदन के आधार पर उसमें FIR दर्ज किया गया है, जिसमें 294, 506, 186, 353, 332
और 427-34 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। और देश के सबसे साफ शहर इंदौर ने कचरे को ऊर्जा में बदल दिया है। शहर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बना है, जिससे आने वाले कुछ सालों में इंदौर के करीब 400 सिटी बसें जल्द ही बायो सीएनजी में चलेंगी। कल यानी कि 19 फरवरी को पीएम मोदी इस प्लांट की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ खास है इस प्लांट में, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने स्वच्छता का पंजा लगाने के बाद में अब सिक्सर लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जी हां, इसके पीछे की वजह भी साफ है कि इंदौर में अब कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाई जा रही है। आखिर किस तरीके का ये प्रयोग है और इंदौर किस तरीके से बायो सीएनजी के मामले में भी अब देश के बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ रहा है, आज आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट में उत्पादन शुरू हो गया है। पहले परीक्षण के तौर पर 250 से 500 किलो बायो सीएनजी तैयार की गई है। देवगुराड़िया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में नगर निगम की तरफ से कूड़ा डालने की जगह पर प्लांट तैयार किया गया है। शहर से जो हमारे जीटीएस से गीला कचरा इकट्ठा होकर आता है, तो गीले कचरे का हम पूरा उपयोग करके पीपीपी मॉडल में इसमें सीएनजी की गैस बना रहे हैं। पूरा बायोमेथनोजेंस प्लांट है। ये हमारा डीप बंकर है और इसमें से हम आप देख रहे हैं कि ये गीला का कचरा उठा के हापर में डाल रहे हैं। हापर के बाद में ये हैमर में होता हुआ पूरा प्रोसेस होता हुआ लिक्विड फॉर्म में बायो अपने डाइजेस्टर में जाएगा और वहाँ से गैस प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। इस प्लांट में तैयार की जा रही गैस को सेकेंड यूनिट में लाया जाता है। यहाँ गैस में से कार्बन डाइऑक्साइड समेत अन्य अशुद्धियों को हटाया जाता है। अभी आपने अंदर देखा था कि गीला कचरा हमने हॉपर से अंदर लिया था, फिर हैमर के थ्रू होते हुए इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। गीले कचरे को लिक्विड फॉर्म में करने के बाद में इसमें आप जो देख रहे हैं सबसे छोटा टैंक, ये छोटा टैंक है प्री डाइजेस्टर। सबसे पहले इसमें लिक्विड फॉर्म आता है और इसके बाद में इसको फिर बड़े बड़े डाइजेस्टर, 2 डाइजेस्टर यहाँ बने हुए हैं, इनको डाइजेस्टर में वापस डाला जाता है। ये डाइजेस्टर में 20 से 25 दिन रहने के बाद में ऑटोमेटिक गैस इसमें बनने लगती है। इसका पहला परीक्षण पूरा हो चुका है। इस प्लांट के जरिए 50 टन गीले कचरे से 18,000 किलो बायो सीएनजी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट में तैयार होने वाली 50% बायो सीएनजी से बसें भी चलेंगी। प्लांट भली प्रकार से ऑपरेट हो रहा है। अब उसमें कचरे की फीडिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है वो फुल फ्लेज अपने ट्रैक पे होकर के गीले कचरे की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और जो उससे निकलने वाली बायो सीएनजी है उसका इस्तेमाल हम लोग अपनी जो सिटी बसेस आने वाली हैं उनमें करें। इंदौर में 50 टन गीले कचरे से 18,000 किलो गैस तैयार करने वाला प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बन गया है। स्वच्छता में देश भर में अपना परचम लहरा चुके इंदौर शहर का ये प्लांट पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। स्वच्छता में तो इंदौर ने कीर्तिमान रच ही दिया है, लेकिन अब जिस तरीके से इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत हो गई है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि इंदौर अब देश के बड़े शहरों को पीछे छोड़ रहा है। इंदौर की ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से स्वच्छता के साथ साथ में अब पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यहाँ के जिम्मेदार आगे आए हैं। कैमरा पर्सन गगन सिंह के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।